एक टर्म नाम दिया है और इस टर्म मैं चाहता हूँ कि आप पॉपुलर करो इसे, ये टर्म जगह जगह इस्तेमाल करो। रचनात्मक विध्वंस। आपको सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मैंने नाम दिया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। रचनात्मक विध्वंस करना होगा। मित्रों एक बात बताता हूँ। एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने शुरुआत में थ्योरी दिया था अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की ये थ्योरी है। एक किताब है व्हाई नेशंस फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। एक्चुअली सिद्धांत क्या कहता है, ये रचनात्मक विध्वंस सिद्धांत ये कहता है कि कोई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जब पुराना सिस्टम जो आउटडेटेड, आउटमोडेड, आउट फैशन हो गई है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक नए टेक्नोलॉजी, नए तरीके आ नहीं पाएंगे। और कैपिटलिज्म का जो मॉडल है, जो पूंजीवाद का मॉडल है, उसकी सबसे खूबसूरत बात है कि वो नए तरीके, नए व्यवहार, नए इन्वेंशंस, इनोवेशंस तैयार कर लेता है। आप देखिए ना, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन 1 2 3 4 हो ही रहा है लगातार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही गया है, बिग डेटा आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है। तो अब हैंडलूम की जगह पावरलूम ने ले लिया है। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। अब मेटा आ गया है, मेटावर्स आ गया है। अब यूनिवर्स से भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब दुनिया बदल रही है, और वो दुनिया बदल रही है पुरानी चीज़ों को खत्म करने के बाद, तो रचनात्मक विध्वंस में करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो पैटर्न चला रहा है, जो जकड़ करके आपको गुलामी रखा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर 1991 में लाइसेंस राज से आपको मुक्ति नहीं मिली होती, बिल्कुल हर जगह आपने अर्थव्यवस्था को जकड़ के रखा था, बंधा बांध के रख दिया था, उसे आप तोड़ते नहीं, खोलते नहीं, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण लेकर नहीं आते, तो क्या आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होता? विकसित भारत का स्वप्न 2047 के लिए देखता? नहीं देखता ना। तो पुरानी जो जीर्ण शीर्ण चीजें हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, है ना, उनको खत्म करना पड़ेगा। तभी आप नया कुछ कर सकते हैं। आप उनको भी साथ लेकर के, उनकी महिमा मंडन करके आप अगर आगे बढ़ेंगे, तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। और आप भी जानते हो दुनिया किसी के सहारे नहीं चलती है। ये कहना कि इसका कोई विकल्प ही नहीं है, दुनिया की सबसे बेवकूफ़ी बात है ना? ऐसा क्या है कि उसने कुछ मौलिक रचना कर, दुनिया में कुछ मौलिक है क्या? जो कुछ भी है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो कहीं का रूट कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा वो कर दिया और दुनिया का वो शाश्वत हो गया। अरे भाई हर टॉपर वहीं पढ़ता है, कैसे न पढ़े? आप बता रहे हैं मत पढ़े। हर टॉपर पढ़ता है, उसने क्या कीमत चुकाई है? तो अगर ये जानना है कि कोई कहाँ तक पहुंचा है, क्या हासिल किया है, तो ये सोचो उसने क्या कीमत चुकाई है और क्या खोया है और कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। ये विचार आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए दो विकल्प है। पहला विद्यार्थियों के समक्ष, और दूसरा उन मठाधीशों के समक्ष, उन पब्लिकेशंस के समक्ष, और वो जो भी दुकान चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, उनके समक्ष। विद्यार्थियों के समक्ष क्या क्या करना पड़ेगा उनको? यदि आप अच्छे सोर्स से, अच्छे सोर्स मतलब मैं इसको कहता हूँ इंटीग्रेटेड पढ़ाई, ठीक है? जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप रटो मत मित्रों। इस कचरे से, एक टन कचरे से रटो मत। स्पेक्ट्रम ही ले लो जो बहुत पॉपुलर है यूपीएससी और यूपीपीएससी स्टूडेंट्स के बीच में। स्पेक्ट्रम लो, उसकी थ्योरी पढ़ो, सिद्धांत थोड़ा बहुत, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डेवलप हो जाएगा, उसकी समरी को थोड़ा बहुत रट लो, फैक्चुअल और फैक्ट्स वाले आ जाएंगे। एक बार आपकी मॉडर्न हिस्ट्री तैयार होगी। अब आपको कचरे माल की बजाय, क्योंकि कचरे माल में जनरली पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है और उसके सहारे 4 4 पेज के एक्सप्लेनेशन है जो कहीं से चेपा है उन्होंने, उसके बजाय आप क्या करो, कोई भी एक उठा लो सोर्स जिसमें पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, करके देखिए एक बार। आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन हो टॉपिक वाइज, उसका कोई सोल्यूशन, कोई कमेंट्री ना हो, और उसको देखो और फिर आप पैटर्न पाएंगे कि किस पैटर्न के आधार पर यूपीपी से सवाल पूछ रहा है। फिर क्या करो, एक प्रश्न लो, उस प्रश्न को का उत्तर देखो, फिर उसको गूगल करो, और उसके सभी जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी गूगल करो, तैयार कर लो और वही बगल में लिख लो। एक बार आप करके जाओगे 10 सालों का, हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए तैयार हो गया। 8,000 पेज, 6,000 पेज आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, पीवाईक्यू उठाओ, उसके ऑप्शंस देखो, गूगल करो, थोड़ा थोड़ा लिख लो। इसका फायदा क्या होगा? आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, आपका मेंस तैयार हो गया, आपको डायमेंशन सोचना आ गया, आपका चिंतन हो गया। और उसके बाद आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, 360 डिग्री गूगल किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जुटाया, मान लो खरीदादार आया, तो खरीदादार आया तो फिर मान लो उस जिस पर्टिकुलर डायनेस्टी में, जिस पर्टिकुलर एम्पायर में वो टर्म यूज होता था, तो वहां पे और कौन कौन से प्रशासनिक शब्दावलियां थी, और वो प्रशासनिक शब्दावलियां किन के लिए प्रयोग होती थी, तो ठीक है उसके पहले वाले जो एम्पायर था उसके लिए कौन सी शब्दावलियां थी, उसके बाद वाली के लिए क्या थी। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप तैयार कर लोगे, प्रीलिम भी आपका हो जाएगा और मेंस निश्चित तौर पे हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेटेड पढ़ाई करने के लिए यूपीएससी में प्रेरित किया जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस में कोई बताता नहीं है
क्योंकि इंटीग्रेटेड तैयारी करवाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं, स्किल नहीं, समझ नहीं है। सस्ते माल बेचते हैं और वहीं आसान होता है, तो दुनिया में वहीं आराम से लोग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सुलभ होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, आप प्रीलिम खेलोगे, मीटिंग खेलोगे, प्रीलिम आपका निकल जाएगा और मुझे आप गाली दोगे कि टॉपर्स भी कह रहा था इसी से प्रीलिम होता है। लेकिन ये नहीं जानोगे कि टॉपर ने यूपीएससी किया था, या टॉपर ने मेंस के लिए उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी थी, प्रीलिम के लिए थोड़ा बहुत इधर से सहारा ले लिया था, या टॉपर 5 साल बाद पास हुआ है, 7 साल बाद पास हुआ है, तो ये आप करोगे। तो आपकी स्थिति अंत में बिना स्किल के, बिना ज्ञान के बेरोजगार की होगी, और फिर यूपीपीसीएस मेंस दे दोगे। मेरे भैया ने 4 मेंस दिया था, हमारे पड़ोसी ने 10 मेंस दिया था, और फिर 10 रुपये प्रति कॉपी इवेल्युएट करोगे। आपका नुकसान तो हो गया, आप तो बर्बाद हो गए। लेकिन फिर जो आने वाली पीढ़ी है ना, जो नए बच्चे आएंगे, 10 रुपये लेकर के आप गुड बैड का जो सजेशन दोगे, वो जनरेशन का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप खुद बर्बाद हो रहे हो और लोगों को भी ले डूब रहे हो। वो मत कीजिए। मार्गदर्शन करने वाले कोचिंग्स या पब्लिकेशंस जो हैं, या अन्य व्यक्ति जो है मठाधीश हैं, वो क्या करें? समाधान में बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसी पुस्तकें, ऐसा सिस्टम रेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव, या ऐसे दृष्टिकोण का विकास करें कि सिर्फ यूपीपीसीएस से स्टेट सिविल सर्विस देने वाले छात्र भी यूपीएससी के स्टूडेंट जो है, अच्छे स्टूडेंट, उनके बराबर पैरेलल कम्पीट कर सकें, ताकि यूपीएससी का मेंस देके, इंटरव्यू देके कोई आ रहा है तो वही टॉप ना कर सके, ये बच्चे भी अच्छा कंपटीशन दे सके उनको। ठीक है, रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, संसाधन नहीं होता है, यूपीएससी नहीं दे पाते हैं, कई वजहें होती हैं। तो आप उनको रेस से बाहर कर दोगे सस्ते माल पढ़वा करके? ऐसे मत करो। ये संस्थागत और ये सामाजिक क्राइम कर रहे हैं आप। मत कीजिए, इसे बंद कीजिए। उनके भविष्य के साथ मत खेलिए। तो अच्छा कंटेंट का निर्माण करें। विद्यार्थी जो हैं, उनको पढ़ाई में स्किल दें। स्किल मतलब यूपीएससी में हम लॉजिकल गेसिंग सीखते थे। मैंने 2 वीडियो बनाया है चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा। उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। मेरे यूट्यूब पे सिर्फ 200 सब्सक्राइबर थे, उसके बावजूद वो 4000 व्यूज़ हो गया था रातों रात। और 2 घंटे का बहुत बोरिंग वीडियो था, लाइव गूगल मीट पे लाइव बच्चों को सिखाया था मैंने। तो देखना किस तरीके से आप उसमें लॉजिक सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, है ना, पढ़ाई में। क्योंकि हर चीज़ कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं जहाँ कॉमन सेंस नहीं है। इसलिए कॉमन सेंस से आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हो। और मैंने बताया भी था किस तरीके से भाई भागदूद आया है तो भाग में भाग है, भागदूद में भाग है, और भाग मतलब हिस्सा होता है। हिस्सा कौन लेता है? राजस्व अधिकारी लेता है, टैक्समैन लेता है। ठीक है? तो कॉमन सेंस से, नॉमेनक्लेचर से, ऐसे-ऐसे थीम ढेर सारे हैं जिससे लॉजिक लगा के आप 10-15 क्वेश्चन और सही कर सकते हैं। थोड़ी-सी स्मार्ट रणनीति हो कि जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा यूपीपीसीएस ने प्रश्न पूछा है, उन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लो, कॉम्प्रिहेंसिव तैयार कर लो, प्रायोरिटी प्राथमिकता डिसाइड कर लो। बजाय हर टॉपिक के 100-100 क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में, सस्ती टेस्ट सीरीज में दे दो और बच्चा 1000 क्वेश्चन लगाता रहे। जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको प्रायोरिटाइज़ कर लो ना भाई। और कितने हज़ार पेज पढ़कर पास करेगा, इसकी प्रतियोगिता ना करो प्लीज़। और फिर इतना सब कुछ अच्छा पढ़ने के बाद अगर अंतिम चयन नहीं भी होता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज्ञान आपके पास रहेगा, स्किल रहेगी, तो आप अच्छा कर लोगे। आप आराम से किसी को पढ़ा सकोगे। आप किसी स्कूल में, कॉलेज में अगर पढ़ाओगे तो वहाँ के बच्चों को भी पीएचडी करने वाले से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति से पढ़ने का अवसर मिलेगा। आप समाज में जहाँ रहोगे वहाँ भी जागरूक नागरिक के तौर पे काम करोगे। क्योंकि आप जानते हो सबका चयन तो होगा नहीं। और ना चयन होना सिर्फ़ काबिलियत की वज़ह से नहीं, कई बार कम पद होते हैं, थोड़े लक का भी खेल है। मेरे बारे में आप देख ही रहे हो। कुल मिलाकर के मार्गदर्शक हो या प्रेम, वही श्रेयस्कर है, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो आपका जीवन सरल करे, मुश्किल ना बनाए। मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ मित्रों? मैं बिल्कुल रिसर्च कर रहा हूँ, और आज के 1 डेढ़ साल बाद आप देखिएगा ये मठाधीश लोग इसको पालन करेंगे, और आप याद रखोगे कोई तो था जिसने प्रयास शुरू किया था। मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्रीलिम को और मेंस को इंटीग्रेट कर दूँ। किस प्रकार के जो कंटेंट है वो डेवलप करके ये प्री मेंस एक साथ तैयार हो सके। दूसरा, किस तरीके से जो प्रीलिम में क्वेश्चंस आते हैं उनको रटने की बजाय समझने की कोशिश की जाए, कुछ लॉजिक लगाया जाए, जो थीम बहुत प्रेडिक्टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा सवाल तैयार किए जाएँ। क्योंकि जो पेपर सेटर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके सवाल बनाता है, तो निश्चित तौर पर उन सवाल के आने की संभावना ज़्यादा है, तो उन पर सवाल ज़्यादा बने, बजाय इसके कि सस्ते-सस्ते क्वेश्चन को ज़्यादा डाला जाए। और अंत में मित्रों, आप मेरी बात सुने हो, आपको समझना ना समझना आपका कर्तव्य है, आपका विवेक जाने। क्यों? क्योंकि विज़डम जो होता है, विवेक होता है ना, वो अंत में सत्य हासिल कर ही लेता है। विज़डम फाइंड्स द ट्रुथ। तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन मैंने तय किया है कि इस प्रकार के दुष्चक्र के खिलाफ, इस प्रकार के सस्ते माल, 1 टन कचरे के खिलाफ मैं सत्याग्रह करूँगा। अगर आप सत्याग्रह करना चाहते हैं, आप मुझे समर्थन जता सकते हैं, सहानुभूति जता सकते हैं, साथ दे सकते हैं, सत्याग्रही बन सकते हैं। यदि आप नहीं सहमत हैं, तो मैं बहुत डेमोक्रेटिक हूँ, आपकी असहमति का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन वो असहमति व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप पूछेंगे आपने क्या किया है, तो मेरी उपलब्धि जितनी है, उसी पर ढेर सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईआरएस तो मिनिमम बन रहे हैं, और वो देश चलाएँगे। तो मेरी उपलब्धि की बात मत कीजिए आप। मेरी उपलब्धि यही है कि अंतिम सफलता ना हासिल करके भी
मैं आपके समक्ष बैठा हूँ और किसी भी विषय पर बहुत सैद्धांतिक रूप से बहुत गहराई में बात करने में समर्थ हूँ, तार्किक हूँ, डेमोक्रेटिक हूँ और विजनरी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। शुभ रात्रि।